जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट की प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ईवीएस एंड मैथ सब्जेक्ट के लिए। ईवीएस का ये सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैंने शामिल किए हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग सीटेट के नोट्स भी ले सकते हैं। ये 9808347403, ये लास्ट के 3 डिजिट 403 हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। कॉल नहीं करना, सिर्फ आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, शेयर कर दिए जाएंगे। आपको क्या क्या मिलने वाला है नोट्स के अंदर? कंप्लीट 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट ये रहेंगे। इसके अलावा मैथ के 15 से 20 प्रैक्टिस सेट, ईवीएस के 15 से 20 प्रैक्टिस सेट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ सीडीपी 500 क्वेश्चंस रहेंगे अप्रॉक्स। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो ईवीएस आती है क्लास 3rd to 5th, 3rd 4th 5th की ईवीएस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको 20 कंप्लीट यानी कि 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। आपको कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी और जगह से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये नोट्स, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेंगे। प्लस मेरी क्लास लगातार फॉलो कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर 120 से 30 के बीच में रहेगा। इतने मुझे अपनी मेहनत और आपकी मेहनत पर, दोनों की मेहनत पर पूरा भरोसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल या जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी कि श्रेष्ठ होती है, जो हमारी तुलना में वस्तु को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। यानी आपको पक्षियों का यहाँ पर जोड़ा दे रखा है, पक्षियों का वो जोड़ा चुनना है जो हमसे 4 गुना दूरी से भी स्पष्ट चीजों को देख सकते हैं। तो पहला आपका जो पेयर है ये है कबूतर एंड तोता, पिजन एंड पैरट। दूसरा है क्रो एंड कोयल। तीसरा है वल्चर एंड डव। फोर्थ है काइट एंड ईगल, चील और बाज। तो ऐसा जोड़ा जो है ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है सीटेट का, कई बार आपके सीटेट में आ चुका है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो चील और बाज ये जोड़ा ऐसा है, ये हमसे भी 4 गुना दूरी से चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फाइनल आंसर बना ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दे रखा है आप लोगों को कि पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। पहाड़ी क्षेत्र की कोई लड़की है, उसके यहाँ घर कैसे होते हैं, उसने यहाँ पर विवरण दिया है कि यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है, यानी वर्षा भी होती है, बर्फ भी गिरती है। जब ठंड अधिक हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं, हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं, यह राज्य होना चाहिए। तो जिन लोगों ने मेरा क्लास 4th का वीडियो देखा है, मैंने 2 प्रैक्टिस सेट तो दूसरा चल रहा है, इसके अलावा क्लास 3rd और क्लास 4th की कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट आप लोगों को करा दी है। 5th की भी मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। आप तीनों क्लासेस को देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे प्रैक्टिस सेट से आप देखेंगे कि बुक के 99% क्वेश्चन आपके सही जाने लगेंगे। वहां इतने अच्छे तरीके से मैंने पीडीएफ को तैयार किया है। तो मैंने वहां आपको बताया था इन घरों के बारे में, चाहे वो असम का हो, चाहे वो आपके हिमाचल के हों, बिहार की मधुबनी पेंटिंग हो, राजस्थान के घर हों, सभी के बारे में मैंने वहां पर बताया था। अगर यहाँ पर बांस के घर आ जाते, बांस 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, बारिश बहुत अधिक होती है, तो हमारा आंसर असम हो जाता। क्या हो जाता? असम हो जाता। लेकिन घर कैसे हैं? लकड़ी और पत्थर से बने हुए हैं। घरों की छतें कैसी होती है? ढालूदार होती हैं। ढालूदार छतें क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती है, तो बर्फ आसानी से फिसल कर नीचे आ जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश
HP हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यहाँ बांस के खम्भों पर 10 से 12 फुट ऊपर अगर ये लाइन आ जाती तो इसका राइट आंसर आप लोग असम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर आया हुआ था, ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर आया था और ये क्वेश्चन को सीबीएसई ने गलत माना था और इस पर उसने बोनस दिया था। इस पर क्या दिया था? सीबीएसई ने बोनस दिया था, यानी सभी को 1 नंबर उसने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला रहेगा, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, मैप वाला क्वेश्चन आता ही है, उसके अंदर कैलकुलेशन इसमें पूछी ही जाती है। तो देखिए दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के कोने में नीचे दिया गया पैमाना छापा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाने पर जो एक्चुअल में रहेगा 960 मीटर रहेगा। 1 सेंटीमीटर पैमाना इक्वल 960 मीटर एक्चुअल में रहने वाला है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की दूरी वास्तविक कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना है? 1 सेंटीमीटर इक्वल है 960 मीटर। तो हमें बताना है 39.8 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे या किलोमीटर कैसे बनेंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 960 से, 960 से हम लोग मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब लोग मैं क्या करूंगा, देखिए जीरो से भले ही मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बाद में जीरो हम लोग बाद में लगा लेंगे, ठीक है ना। तो 96 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इस पेन को छोटा कर लेता हूं क्योंकि पेन थोड़ा बड़ा हो रहा है, हमारा स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 8 जार 48, 4 कैरी आया, 6 9 या 54 एंड 58 5 आ गया आपका कैरी, 6 3 जा 18 और 5 18 एंड 5 23 आ गया। या मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम लोग, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72 7 कैरी मिलेगा, 9 9 या 81 एंड 7 88 8 कैरी मिलेगा, 9 3 या 27 8 35 आ गया। तो जब आपको इसको ऐड करोगे ये आ गया आपका 8 8 एंड 2 10, यहाँ आएगा 9 3 12 कैरी 1, ये आएगा आपका 6 एंड 2 8 3, 38.208 38.208 ये आपका, यानी कि ये किलोमीटर में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? आपका किलोमीटर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वैसे निकलता है 38,208 मीटर निकलता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मैंने इसमें डिवाइड दे दिया और लास्ट तक आप कहोगे सर जीरो कहाँ गया? तो अगर मैं जीरो लगाता तो यहाँ एक डिजिट और बढ़ता, डेसिमल में वहां लगाता, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है इतना तो आप समझ सकते हो। तो इसका जो एक्चुअल आंसर निकलेगा 38.208 किलोमीटर। तो किसके ज्यादा नियर है ये? किसके ज्यादा नियर है? ऑप्शन नंबर सी के, ऑप्शन नंबर सी के ज्यादा नियर है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 100% मैं कहूंगा एक क्वेश्चन ट्रेन से आपका बनेगा ही बनेगा, 100% एक क्वेश्चन बनेगा। इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, यही आपका ट्रेन में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। बस इसमें क्वेश्चन ही टाइम का थोड़ा सा कैलकुलेट करना है कि टाइम किस तरीके से काउंट किया जाता है ट्रेन में। बाकी गए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आज ही आपका 1 नंबर सी पक्का हो जाएगा सीटेट के अंदर। देखिए एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? यह ट्रेन 20:30 बजे, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूं फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। 30 बजे चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल निकटतम पूछी, अप्रोक्स आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है, ठीक है ना। तो यहां एक चीज आप लोग देखिए, अब इसमें आपको क्या देखना है, अगर आपका टाइम 12 से ज्यादा है, यानी कि 13 हो, 14 हो, 15 हो और ये 24 तक हो, इट मींस 13 होते ही आप लोग पीएम का टाइम समझ लीजिएगा। आज 13 बजे हैं तो आपका ये पीएम का टाइम है, 13 से 14 पीएम आपका हो जाएगा। और टाइम कैसे निकालोगे आप? अगर 13 है तो 1 पीएम हो चुका है, 14 इक्वल आप लोग कह सकते हो 2 पीएम हो चुके हैं। इस तरीके से आपको काउंट करना है। 15 है तो 3 पीएम हो चुके हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको टाइम को काउंट करना है। अब अगर आप यहां देखें तो ट्रेन ने चलना स्टार्ट कब किया? ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया भाई 20:30 बजे, यहां ये दे रखा है। तो इट मींस ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया 8:30 पर। और कब हो जाएगा ये टाइम? मैंने बताया था 13 से ऊपर होते ही या 13 होते ही टाइम किसका हो जाएगा? पीएम का
हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 8:30 बज चुके हैं। 8:30 बजे इस ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया। और कब चली ये ट्रेन? ये चली 29 नवंबर को। कब चली ये ट्रेन? 29 नवंबर को चली और 1 दिसंबर को पहुंची। अब आपको पता है नवंबर का महीना जो होता है 30 दिनों का होता है। तो 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 8:30 बजे से लेकर और यहां 8:30 बजे तक इस ट्रेन को जो टाइम हो गया ये 24 घंटे हो गए। ये कितने हो गए? 24 घंटे हो गए। अब मैंने क्या किया, ये 8:30 बजे हैं 30 नवंबर के रात के 8:30 बजे हैं और 24 घंटे हमें हो चुके हैं। अब मैं टाइम कर लेता हूं काउंट 30 नवंबर रात के 12 बजे तक। तो 8:30 बजे से लेकर आप लोग 12 बजे तक काउंट करोगे तो 3.5 घंटे निकल कर आएंगे। 3 घंटे 30 मिनट निकल कर आएगा। तो 3 आवर 30 मिनट ये आपका यहाँ आ गए। ये आवर आपके आ गए 3.5 घंटे। अब रात के बज चुके हैं 12। ये रात के बज चुके हैं 12 और 30 नवंबर के 12 बज चुके हैं। और ट्रेन जो पहुंची है, ट्रेन पहुंची है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को 1 बजे। 1 बजे का मतलब हो गया इसका 1 PM पर पहुंची है। 13 बजे का मतलब 1 PM पर ये पहुंची है। तो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक आपको 12 घंटे और 1 घंटा एक्स्ट्रा 13 घंटे ये हो गए। तो टोटल टाइम जो निकल कर आएगा आपका 40 घंटे 30 मिनट निकल कर आएगा। कितना निकलेगा? 40 घंटे 30 मिनट ट्रेन को टाइम टोटल लिया। कहां से? सूरत से लेकर नागरकोइल पहुंचने में इसको 40.5 घंटे यहां पर लगे। और इसने कितनी डिस्टेंस तय की? इसने डिस्टेंस दूरी तय की 2119 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। तो यहां से आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है अप्रोक्स। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर अप्रोक्स हमें मिल जाएगा। तो देखिए दूरी कितनी है, हमसे स्पीड पूछी है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहां पर जो डिस्टेंस है वो है 2119 किलोमीटर, 2119 किलोमीटर। और जो समय निकला है, समय निकला है आपका 40.5 घंटे। 40.5 कर लीजिए, या आप इसको 81/2 भी कर सकते हैं। 81/2 भी कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 52 पॉइंट अप्रोक्स हमें मिलेगा। और अप्रोक्स हमसे आंसर पूछा गया है तो यहाँ पर 52 ऑप्शन है नहीं, तो 52 पॉइंट कुछ आंसर जो निकलेगा तो 53 के अप्रोक्स हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 53 किलोमीटर पर आवर, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बन जाएगा। मैं समझता हूँ ट्रेन आपका क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं फिर कहूंगा 100% ट्रेन का आएगा ही आएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आज आपका पक्का हो गया सीटेट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्शन से है। डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पक्का एक क्वेश्चन यहां पर डायरेक्शन से पूछा जाएगा। यहां पर देखिए विद्यालय वाई पर स्थित है। एक विद्यालय जो वाई पर स्थित है तथा, अच्छा सॉरी, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन समझ लीजिए। जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप डायरेक्शन इस तरीके से मानेंगे। कहां कौन सी डायरेक्शन होती है ये आप भूल जाइए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में डायरेक्शन इस तरीके से मानना है। आपका इस साइड होगा ईस्ट, यहां हो जाएगा वेस्ट, ये होगी नॉर्थ और ये होगी साउथ। हिंदी में देख लेते हैं। ये आपका पूरब हो जाएगा, यहां आपका पश्चिम रहेगा, ऊपर आपका उत्तर रहेगा, नीचे आपका दक्षिण रहेगा। मैं फिर कहूंगा कौन सी साइड किधर है ये भूल जाओ। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको साइड साइड लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यालय पहुंचने के लिए क्या करते हैं, पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो पश्चिम, ये मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया और पश्चिम दिशा में 200 मीटर चला, यानी इस साइड चला है 200 मीटर। यहां से चलना स्टार्ट किया और 200 मीटर चला। इसके बाद इसने क्या किया,
फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर सुरंग मार्ग करते हैं और अंत 80 मीटर चला किधर, उत्तर दिशा में, यानी ऊपर चलाइए 80 मीटर, ऊपर चलाइए 80 मीटर, ये चल गया भाई 80 मीटर यहां पर, ठीक है ना। इसके बाद इसने क्या किया, अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चला, पूर्व दिशा में फिर चलता है ये 200 मीटर, तो यानी पूर्व किधर है, इस साइड है, तो फिर चलता है ये पूर्व, अब पूर्व में चलाइए फिर 200 मीटर, 200 मीटर चला, चलकर अपने विद्यालय पहुंच गया। तो विद्यालय क्या है, विद्यालय है वाई, विद्यालय को क्या, स्कूल को क्या माना गया है, स्कूल को यहां पर वाई माना गया है और घर को यहां पर एक्स माना गया है। अब यहां तक आपने बना लिया, अब यहां भी एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यहां भी क्या करता है, स्टूडेंट्स को घुमाने की कोशिश करता है, एग्जामिनर यहां भी क्या करता है, स्टूडेंट्स को घुमा देता है। कभी कभी क्या करता है वो, दूरी जो पूछता है, कभी स्कूल के सापेक्ष घर की पूछ सकता है या घर के सापेक्ष स्कूल की पूछ सकता है। यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने जल्दबाजी में आप आंसर निकाल दो, आपको लास्ट जो लाइन है वहां वह ध्यान से पढ़नी है कि क्या पूछा है, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, आपके विद्यालय के सापेक्ष पूछा गया है, घर कहाँ है, क्वेश्चन इसने लास्ट लाइन में घुमा दिया, इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि जल्दबाजी में आप करते एक्स के सापेक्ष वाई की डिस्टेंस देखे जाते और आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, डायरेक्शन चेंज होते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। आपको देखना है कि विद्यालय से यानी स्कूल से आपके घर की दूरी क्या है, तो क्या निकल कर आएगी, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चल रहे हैं। देखिए यहां पर अगर आप बात करें डायरेक्शन में जाइए, नीचे क्या है, नीचे क्या है, दक्षिण है, ठीक है ना, साउथ है, तो यहां देखिए वाई के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है, साउथ में है, यानी कि दक्षिण, तो दक्षिण देखिए कहां पर राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगर अगर इसमें एग्जामिनर ये पूछता कि आपके घर से स्कूल किस डायरेक्शन में है, वहां आपका ऑप्शन चेंज हो जाता, फिर आपका जो आंसर होता है वो नॉर्थ होता, यानी कि उत्तर आपका राइट आंसर यहां पर बन जाता। तो फिर क्या होता, ऑप्शन नंबर एक जो है ये राइट आंसर आपका यहां पर बन जाता, लेकिन यहां पर 480 की जगह 80 आता, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यहां पूछा गया है आपसे कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले दो रोगों का समुच्चय चुनिए, ग्रुप बताना है आपका जो मच्छरों से रोग फैलते हैं, ठीक है ना, ग्रुप बताना है उनका आपको। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हैजा एंड मियादी बुखार, यानी कोलेरा एंड टाइफाइड, कोलेरा एंड मलेरिया, टाइफाइड एंड मलेरिया, डेंगू एंड चिकन, ठीक है, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये आपको बताना है। तो आप अच्छे से जानते हो कि मच्छरों द्वारा जो रोग फैलते हैं ये दो कौन कौन से हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, बहुत छोटा सा इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए छोटा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम की खेती के तरीके को अपनाते हैं। झूम की खेती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है झूम की खेती के बारे में, लेकिन यहाँ उसने डायरेक्ट आपका स्टेट का नेम पूछ लिया, वरना झूम की खेती के बारे में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, सभी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा रखे हैं, ध्यान से वहां पढ़ लीजिएगा, एक भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो झूम की खेती इनमें से कौन सा राज्य है, तो मिजोरम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, 3 नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर, मध्य प्रदेश के जो सीमा से लगे हों या जो सबसे निकट हों वो 3 स्टेट बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, थर्ड ऑप्शन गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, डी ऑप्शन राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य जो हैं ये हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। गुजरात कहां पर है, इसके पश्चिम में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, याद रखिएगा आपका गुजरात है। महाराष्ट्र है आपका इसके दक्षिण में,
महाराष्ट्र इसके दक्षिण में रहेगा, और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ इसके पूर्व में है। छत्तीसगढ़ इसके कहां पर है? पूर्व में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तीनों स्टेट आपको याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सापेक्ष कहां पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। और गुजरात कहां पड़ता है? पूर्व में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और 11 पर चलने से पहले अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सीटेट नोट्स के लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स 20 प्रैक्टिस सेट मैथ सब्जेक्ट के, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस सब्जेक्ट के, 500 क्वेश्चन सीडीपी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे, इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 150 नंबर के आपको यहां पर दिए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स रहेंगे, एनसीईआरटी की ईवीएस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के शामिल हो जाएंगे यहाँ पर। पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन रेटिंग स्केल? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पूछा गया है। असाइनमेंट, चेकलिस्ट, ऑप्शन ए असाइनमेंट, ऑप्शन बी चेकलिस्ट, ऑप्शन 3 ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी रिटन क्वेश्चन। रिटन क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहां पर क्या दिया? रेटिंग स्केल दिया है। रेटिंग स्केल कभी आपसे पूछा जाए, रेटिंग स्केल आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल कौन सा है? वह कौशल कौन सा है आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल। ऑप्शन 2 जो है, बी जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स। ऑप्शन सी अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। ऑप्शन डी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने का कौशल। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है? मानचित्र, मानचित्र पढ़ना है आपको, ठीक है ना। मैप पढ़ना है। तो मैप से आप लोग क्या जानकारी पा सकते हो भाई? स्थान पता लगा सकते हो, दूरी और दिशाओं के बारे में आपको पता लगता है। तो इसलिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। कुटी पीसी जाती है, भोजन तीखा खूब बनाती है, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख से निकले पानी, याद हूं नानी सोचो क्या क्या हूं मैं। तो हल्दी देखिए हो नहीं सकती, ये तीखी होती नहीं, ये भी तीखी होती नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है रेड चिली, राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डल झील। डल झील से क्वेश्चन पूछा गया है। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा, शिकारा एक प्रकार की नाव होती है। शिकारा के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, जिसमें लोग रहते भी हैं। मैं बैठकर चप्पू चलाना पसंद करते हैं। यह झील जिस शहर में है उसका नाम बताइए। छोटा सा आंसर, इजी सा क्वेश्चन, श्रीनगर, राइट आंसर। ऑप्शन 15 मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन कई बार आपका पूछा भी गया है। तो देखिए कैसे पहचान लेते हैं हमारे सांसों के कंपनों से। वाइब्रेशन ऑफ अवर ब्रीथ, हीट ऑफ द एक्सहेल्ड एयर, स्मेल ऑफ द एक्सहेल्ड हेयर, या स्मेल ऑफ द सोल ऑफ अवर फीट एंड द हीट ऑफ द अवर बॉडी। किससे पहचानते हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर डी जो है स्मेल ऑफ द सोल ऑफ अवर फीट एंड द हीट ऑफ अवर बॉडी। इससे पहचान लेते हैं मच्छर हमारे पैरों के तलवों की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें कहीं भी से भी धूल निकालते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको बुक से देखने के लिए मिलेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा। पर्यावरण अध्ययन या टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर। ईवीएस के टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है यदि टीचर ऐसे फॉलो करेगा, तो कैसे ये टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखिए फर्स्ट, विषय में पारंगत होगी।
हैज कमांड ऑन हिज हर सब्जेक्ट। भाई ईवीएस पढ़ाना उसके लिए कमांड जरूरी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटे बच्चों को ईवीएस पढ़ाना उसके लिए कमांड हो, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। टेल्स ऑब्जेक्टिव टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, यानी शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए। प्रारंभ में उद्देश्य थोड़ी बताए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती है। ऑप्शन डी, विषय पूरा करने के लिए घर पर दत्त कार्य देना, यानी कि बच्चों को जो सब आपका सिलेबस है वो पूरा कराने के लिए असाइनमेंट प्रोवाइड कराना। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा कि विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। पकी हुई समुद्री मछली खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट ऑप्शन गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गोवा हो जाएगा। अब यह अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाता कश्मीर, तो कश्मीर के लोग पूछे जाते हैं कश्मीर के लोग मछली किस में खाते हैं, तो याद रखिएगा सरसों के तेल में। सरसों के तेल में, ठीक है ना, सरसों के तेल, ठीक है ना, इसका याद रखिएगा। गोवा, गोवा में कौन सा? नारियल के तेल में। अगर केरल आता, केरल की पूछा जाता, तो केरल में भी आप लोग क्या करते? नारियल करते, ठीक है ना, नारियल का तेल यहाँ भी यूज होता। कश्मीर में क्या होता है? कश्मीर में सरसों का तेल यूज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? वाई इज इसेंशियल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल स्टडीज। ये एनवायरमेंटल स्टडीज जो लिखा है इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्वेश्चन है कि क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव को जोड़ पाता है। अमूर्त बातों से थोड़ी जोड़ पाता है, मूर्त बातों से जोड़ पाता है, ठीक है ना। जो उसको दिखाई देगी उसी चीज से तो जोड़ पाएगा। जो चीज उस बच्चे को दिखाई नहीं दे रही उससे वो अपनी नॉलेज को कैसे ऐड कर सकता है? तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि बच्चा संपूर्णता की बातें में आसानी से रट सकता है। भाई रटना नेगेटिव ऑप्शन होता है। रटना, कंठस्थ करना, याद करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, इस टाइप के जितने भी आपको ऑप्शन दिखें ये सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। अगर नेगेटिव आंसर पूछा जाएगा तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बट क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इन ऑप्शंस को आप लोग आंख बंद करके काट दीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी नेगेटिव ऑप्शंस के अंदर आते हैं। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। खंडित करके सार्थक कर पाता है, या खंडित बातों के बजाय संपूर्णता से अच्छे से समझ पाता है। दो ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ए और डी। दो मैंने काट दिए कि बी और सी आंसर नहीं होंगे। तो भाई बताओ आप लोग कौन सा बेस्ट आंसर है आपकी नजरों में? चलिए 5 सेकंड दिए आपको, ए या डी, ए या डी, इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। तो चलिए 5 सेकंड आपके कंप्लीट हुए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था। एक शॉर्ट स्टोरी टाइप में मैंने इसकी पूरी कहानी बताई थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आता है, मैंने कल ही बताया था, और आपके सामने लाइव एग्जांपल है। क्वेश्चन खेजड़ी वृक्ष से पूछा गया है और स्टेटमेंट की फॉर्म में ही पूछा गया है। अगर आपने उस स्टोरी का एक वर्ड भी मिस किया होगा, क्वेश्चन गलत कर दोगे आप लोग। इसीलिए जो मैंने कहानी सुनाई थी उसको रट लेना, उसको ध्यान से सुनना कि मैंने उसमें क्या क्या बताया है उस स्टोरी में। वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के इसमें से क्या क्या सही है ये बताना है। तो इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में पाया जाता है। वहां पानी कम है, तो इसलिए इस पेड़ को पानी की आवश्यकता कम होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। तो भाई ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था इसकी छाल से क्या बनता है? दवा बनती है, इसकी फलियां भी यूज में आती हैं। तो ऑप्शन बी भी
करेक्ट है। ऑप्शन सी, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने बताया था राजा अपने महल के लिए ये लकड़ी क्यों मंगा रहा था, क्योंकि इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। पूरी की पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो यहां दिया गया है कि शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, तो इसीलिए कीड़ा लग जाता है और नहीं लगता। ये छोटे से एक वर्ड ने ही आपका यहां पर क्वेश्चन पूरा का पूरा पलट कर रख दिया। तो यहां पर इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी, यह छायादार वृक्ष नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग। मैंने क्या बताया था, यह वृक्ष काफी छायादार है, इसकी छाया अच्छी होती है और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं और बच्चे यहां पर खूब इसकी छाया में खेलते हैं। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, यानी सी ऑप्शन रॉन्ग, डी ऑप्शन रॉन्ग। अब एक मैं हर बार बोलता हूं कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कीजिए। आप अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करोगे, सीटेट में 100% बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे। देखिए जहां जहां सी और डी ओ गलत कर दो, सी इसमें है कट गया, डी और सी इसमें है कट गया, सी और डी इसमें कट गया, एक ऑप्शन बच गया। अगर आप एलिमिनेट करके करते तो विद इन 5 सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष के पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, यानी ए, बी और ई इसके करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन का साधन कौन सा नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, रेटिंग स्केल। क्वेश्चन है नॉट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब एक चीज समझिए आप लोग, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा है, ठीक है ना। नॉट पूछा है इसने, नॉट पूछा और बात कर रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में भाई एनुअल असेसमेंट का क्या काम, एनुअल अचीवमेंट का क्या काम, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट का क्या काम? फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन हमसे यहां पर पूछा गया था। कुछ भी हमें आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट एनुअल अचीवमेंट टेस्ट है ही नहीं और नेगेटिव पूछा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आने से पहले भाई चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के नोट्स आप ले सकते हो, सीटेट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स रहेंगे, कंप्लीट 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 20 अलग से मैथ के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 20 अलग से ईवीएस के प्रैक्टिस सेट रहेंगे और 500 सीडीपी के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आने की जिनकी संभावना बहुत अधिक रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। 21, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको सही क्रम में आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। सही क्रम में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। समस्या को परिभाषित कीजिए, ओके, समस्या को सब परिभाषित करेंगे। क्रियाकलाप के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आना चाहिए हमारा, समस्या का विश्लेषण कीजिए, ये तो रॉन्ग हो गया। तो डी तो पहले शुरुआत इससे हो नहीं सकती। तो जब डी से शुरुआत नहीं हो सकती तो ए को रखेंगे नंबर 1 पर, ए को रखेंगे नंबर 1 पर, यानी पहले जो आएगा आपका ए आना चाहिए। कि हम लोग क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे, इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी भाई उसको एनालिसिस करेंगे कि हमें प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो यानी ए के बाद जो आएगा ये क्रम बनेगा आपका डी, ए के बाद जो क्रम आएगा वो बनेगा डी। अब बी और सी में से पहले क्या आएगा, डिस्कस पॉसिबल स्ट्रेटजी फॉर एक्शन, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा करेंगे या परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। तो परिणाम जो रिजल्ट आएगा उसका इवेल्यूएशन बाद में होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे तो ऑप्शन बी जो है पहले ये आएगा बाद में सी आएगा। तो एडीबीसी, एडीबीसी ये सही सीरियल बनेगा। तो एडीबीसी कहां है आपका, एडीबीसी, एडीबीसी ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी से संबंधित प्रयोग का संचालन करता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? कौन से कौशल का विकास होगा? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, ऑब्जर्वेशन का विकास होगा। किसका, ऑब्जर्वेशन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा 22वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएंगे? आपको पता चल जाए भाई कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट काफी होनहार हैं, बुद्धिमान हैं, आप उनको कैसे पढ़ाएंगे,
ठीक है ना, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप उनको कैसे पढ़ाएंगे। कोई विशिष्ट योजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी भाई? कोई स्पेशल स्टूडेंट है, कोई मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, तो क्या हम उसके लिए कुछ स्पेशल चीज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो मैंने काट दिया। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट अच्छा है, मान लीजिए कोई बच्चा थर्ड क्लास में अच्छा है, तो आप ये उससे ये थोड़ी कहेंगे जा भाई तू 8th क्लास में जाके बैठ जा, ये नहीं बोल सकते ना, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। उन्हें अलग से पढ़ाया जाएगा, चलो इसको होल्ड करते हैं। उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा, दे विल बी टॉट यूजिंग इनरिच करिकुलम। तो ये ऑप्शन मुझे काफी हद तक ठीक लग रहा है, तो मैं इसी के साथ जाना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है। प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूजफुल बिकॉज। प्रोजेक्ट मेथड यूजफुल क्यों है, ये आपको यहां पर बताना है। यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक की और सुगमकर्ता बनाता है। भाई प्रोजेक्ट मेथड दिया जाएगा तो उसमें टीचर आपके लिए सुगमकर्ता और मार्गदर्शक कैसे बनेगा? प्रोजेक्ट तो आपको खुद तैयार करना है, तो आप खुद समझिए ना। ऑप्शन ए हो गया आपका रॉन्ग, ऑप्शन एक हो गया रॉन्ग। इट रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस, इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसको होल्ड करते हैं। बच्चे प्रयोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाव से अभिभूत हो जाते हैं, यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 24 किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाना चाहेंगे? मैं जाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके साथ मैं जाना चाहूंगा। करेक्ट आंसर आपका 24 का यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्रियाकलाप पर आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इनको सही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25 में सही क्रम में आपको लगाना है। दोहराना, योजना बनाना प्लानिंग, प्रक्रम पर विचार करना और सही क्रम का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले आएगा आपका प्रक्रम पर विचार करना यानी कि सी। इसके बाद आएगा आपका सी के बाद आ जाएगा योजना बनाना यानी प्लानिंग आ जाएगा। सी के बाद आएगा ए के बाद जो आएगा सही क्रम का चयन करना यानी कि डी आ जाएगा। और लास्ट में आपका आएगा रिवाइजिंग यानी कि ए बी ऑप्शन। तो सी ए डी बी, सी से शुरुआत नहीं है ये कट गया, सी से शुरुआत नहीं है ये कट गया, सी ए दोनों में है, डी बी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी तीसरे नंबर पर दिया गया है, तो तीसरा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी है लेकिन तीसरे नंबर पे है, तो सर्कल जब फिल करोगे ओमार में आप लोग तो बी फिल करेंगे ना कि सी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का समूह चुने, संसाधनों का सही समूह आपको चुनना है। यहां पर सही समूह आपको चुनना है। बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। क्या है? ईवीएस में निम्न अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। अच्छा, कम्युनिटी रिसोर्सेज से पूछा गया है तो विश्वविद्यालय हो जाएगा। नदी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है ना। रेडियो नहीं कहेंगे, चलिए रेडियो हो सकता है, नदी नहीं होगा, इसको होल्ड करते हैं। विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, मोबाइल फोन, समाचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर देना। 27वें नंबर पर आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया में कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? प्रक्रिया कौशल नहीं है, नेगेटिव ऑप्शन आपका पूछा गया है। प्रक्रिया कौशल नहीं है, नेगेटिव ऑप्शन है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन होना है, इन्फरिंग होना है, निष्कर्ष निकालना होना है, पूर्वानुमान करना, प्रेडिक्शन होना है, निर्धारित करना ये नहीं होता। और नेगेटिव पूछा गया है तो यही आंसर हमारा 27 का सी बन जाएगा। 27 का सी यही करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 28वां क्वेश्चन, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई? वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, किसी भी समयावधि, प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख। भाई केवल शिक्षक थोड़ी हो जाएगा, केवल पाठ्य पुस्तक, ये ऑप्शन भी रहा। तो एक ऑप्शन आपके पास बचता है 28 का ए। 28 का ए जो है यही राइट आंसर आपका बन जाएगा। 29वां क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग असाइनमेंट, अधिविन्यास अथवा शास्त्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। राइट ऑप्शन आपके पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पर असाइनमेंट के बारे में सही हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है। असाइनमेंट इज द ओनली वे ऑफ इवेल्युएशन, क्या असाइनमेंट ही एक तरीका है इवेल्युएशन करने का। भाई ये तो सारा गलत हमें दिखाई दे रहा है। क्या सिर्फ हम लोग असाइनमेंट से ही इवेल्युएशन थोड़ी कर सकते हैं। तो ये तो कट गया, हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। असाइनमेंट शैल बी गिवन एज होमवर्क ऑन डेली बेसिस, अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। भाई डेली असाइनमेंट देखें हम बच्चे से क्या प्रूफ कराना चाहते हैं, तो डेली असाइनमेंट दिया जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। असाइनमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग आइडियाज एंड डेवलपमेंट क्लियरिटी, ये काफी बेस्ट ऑप्शन है कि अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। असाइनमेंट्स हेल्प इन क्रिएटिंग आइडियाज एंड डेवलप क्लैरिटी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं फिर कहना चाहूंगा, जो लोग प्लीज चैनल पर नए थे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें, सीटेट के आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9808347403। कंप्लीट नोट्स आपको सीटेट के यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे 150 मार्क्स के, जो पेपर आता है उसी तरीके के 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी की ईवीएस रहेगी, एनसीईआरटी की आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की यहाँ पर ईवीएस रहेगी। इसके अलावा आपका क्या रहेगा यहाँ पर, ईवीएस के अलावा आपका यहाँ पर रहेगा 20 प्रैक्टिस सेट मैथ के दे दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के दे दूंगा, 500 क्वेश्चन सीडीपी के दे दूंगा। इतना सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा ₹ओनली 99। फालतू के लोग प्लीज मैसेज ना करें, जिन्हें नहीं चाहिए वो मैसेज प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है ना। और कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30, ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार क्या है। द प्रेमिसेस ऑफ द ईवीएस करिकुलम इज कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, रचनावाद